वेलकम डियर एस्पिरेंट्स। आज के वीडियो 67 बीपीएससी इंटरव्यू के लिए बनाए गए हैं। इसमें सबसे मेन टॉपिक जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं वो है एजुकेशनल बैकग्राउंड। किस तरह एजुकेशनल बैकग्राउंड की तैयारी ज़रूरी है हमारे इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वेलकम डियर एस्पिरेंट्स। आज के जो वीडियोस हैं जो 67 बीपीएससी इंटरव्यू के लिए बनाए जा रहे हैं उसमें आज हम एक इंट्रोडक्टरी को टॉपिक जो कि एजुकेशनल बैकग्राउंड है इसके बारे में बात करेंगे। ये टॉपिक क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है, जैसे कभी आप इंटरव्यू के लिए बैठे तो पहला क्वेश्चन जो एग्जामिनर आपसे पूछता है वो आपका नाम नहीं होता है, क्योंकि एग्जामिनर के पास इसके बारे में कोई डिटेल नहीं होती है। सिर्फ टोकन नंबर आपको दिया जाता है, जितने इंटरव्यूज मैंने दिए हैं और देखे हैं उसके हिसाब से। और उसके बाद पहला क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे ये पूछ सकता है कि आप कहाँ से हैं, आपका होम स्टेट, होम डिस्ट्रिक्ट, जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में बात की। दूसरा क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई या आपने अपना कॉलेज कहाँ से किया, आप किस सब्जेक्ट में आपने अपना कॉलेज किया। ठीक है, मतलब ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन। इन सब के संबंध में ये एजुकेशनल बैकग्राउंड टॉपिक इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो लेट्स मूव ऑन। सबसे पहले आपको एजुकेशनल बैकग्राउंड में इम्पॉर्टेंट चीज़ है स्कूल। हमने अपनी स्कूलिंग कहाँ से करी, इसका बहुत इफेक्ट पड़ता है हमारे आज के कैरेक्टर, हमारे जो प्रिंसिपल्स या व्यू पॉइंट हैं। जैसे मैंने सेंट मेरीज कॉन्वेंट कामल से पढ़ाई करी है, तो मुझसे उसके मेन आइडियाज, उसके थीम क्या थे, क्या मैंने इनकलकेट किया अपने अंदर, इसके बारे में पूछा गया। साथ ही गवर्नमेंट वर्सेस प्राइवेट यूनिवर्सिटीज एज वेल एज स्कूल के बीच में क्या करके गवर्नमेंट स्कूल को हम और बेटर बना सकते हैं, क्योंकि बिहार में इस समय स्कूल्स पे स्पेशल फोकस करके कुछ अच्छे इनोवेशन, स्मार्ट क्लासेस एंड ऑल के माध्यम से एजुकेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसलिए इस तरह आज के दौर में स्कूल्स, कॉलेज, गवर्नमेंट वर्सेस प्राइवेट का डिबेट बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है। तो क्योंकि सबके स्कूल्स और कॉलेज डिफरेंट हैं, मैं एक जनरलाइज पर्सपेक्टिव नहीं बता सकती हूँ, इसलिए आप लोग अपने खुद के क्वेश्चंस और आंसर्स फ्रेम करिए। अगर आंसर्स फ्रेमिंग में आपको दिक्कत आती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में उसको लिखिए, ताकि मैं आपकी मदद कर सकूं। स्कूल के बाद सेकेंड चीज़ आती है कॉलेज। मैंने वनस्थली विद्यापीठ से पढ़ाई करी है, तो मेरा थर्ड या फोर्थ क्वेश्चन वनस्थली पे ही था कि वनस्थली आपने वनस्थली कहाँ है, कैसे है, कौन इसके फाउंडर्स थे, फाउंडर होने के बाद उसकी आइडियोलॉजी क्या थी, क्या ये इससे सोसाइटी में सूट कर रही है या नहीं। इस तरह के क्वेश्चंस आपके कॉलेज के टॉपिक पे बन सकते हैं, स्पेशली अगर आप जेएनयू, डीयू या इस तरह के कॉलेजेस से हैं जो न्यूज़ में थे, तो आपको थोड़ा सा इस पे स्पेशल वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका सब्जेक्ट आपका सारा ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेड। ठीक है, और अगर आप एग्जाम्स के लिए जो ऑप्शनल प्रिपेयर कर रहे हैं किसी भी एग्जाम के लिए, इवन यूपीएससी इंटरव्यू के लिए भी, तो आपके उस पर्टिकुलर ऑप्शनल पे भी क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, जैसे ग्रेजुएशन में मेरा बीटेक इन बायोटेक था, तो पहले तो मुझसे वनस्थली के बारे में चीज़ें पूछेगा, फिर बीटेक इन बायोटेक के बारे में पूछेगा कि कैसे बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी यूज़ करके वी कैन हेल्प आवर सोसाइटी, या समाज के लिए क्या हम फ्रूटफुल कर सकते हैं। कैसे ये बीटेक इन बायोटेक आपको बीपीएससी की जर्नी, मतलब बीपीएससी या यूपी पीसीएस, जिस भी इंटरव्यू के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, इस जर्नी में मदद करेगा। आप कैसे किसी भी नॉन बीटेक बीपीएससी एस्पिरेंट से बेहतर है एज कम्पेयर टू बीटेक बीपीएससी एस्पिरेंट। इस तरह के क्वेश्चंस कुछ पूछे जा सकते हैं, तो थोड़ा सा आपको इसके लिए प्रिपेयर होना चाहिए पड़ेगा। मैं डिफरेंट क्वेश्चंस के बारे में इसलिए बता रही हूँ कि आपको वहां जाके एकदम और सिचुएशन नहीं फील करनी पड़े, आप ऑलरेडी चीज़ों के बारे में सुन चुके हो, जान चुके हो, इसलिए। ठीक है, प्लस अगर आपको कोई भी क्वेरी डाउट है तो आप कमेंट में उसको पूछ सकते हैं अपने कॉलेज का नाम देके कि अच्छा कैसे बनाना है, जैसे भी। अगर 1-to-1 मॉक की सीरीज भी आगे शुरू करने वाले हैं तो उसमें भी इसको बेटर तरीके से केटर कर लेंगे। उसके बाद आता है आपका इंटर्नशिप एंड जॉब। बीटेक में जैसे मैंने इंटर्नशिप करी थी, तो इंटर्नशिप कहाँ से करी, इंटर्नशिप में आपका प्रोजेक्ट क्या था,
उस प्रोजेक्ट फिर मैंने पूरे प्रोजेक्ट का डिस्क्रिप्शन दिया। देखिए आपको बेसिक निटी ग्रिटीज नहीं पढ़नी है, मतलब आप समझ लीजिए कोई लेमन अगर आपसे आपके बारे में जानना चाहे तो वो क्या क्या चीज़ों पे फोकस करेगा। वैसे ही बेसिक चीज़ें वो वेल इन्फॉर्म्ड वेल नॉलेज पर्सन होते हैं जो भी हमारा इंटरव्यू ले रहे होते हैं, बट वो आपको एकदम 30 मार्क हाँ बनना है वैसा वो नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आप बेसिक चीज़ें भी उनको बता पाएंगे कि हाँ मेरा प्रोजेक्ट वर्क ये था जिसका फोकस बेसिकली इस पे था, वो दैट विल वर्क। जैसे मेरा फ्लाई एशेस पे था, तो फ्लाई एशेस के बारे में चीज़ें थोड़ी शुरू हुई, तो थोड़ा उसको इंटर्नशिप पूछ लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि अपनी इंटर्नशिप के बारे में नहीं जस्टिफाई कर सकते तो प्लीज़ इंटर्नशिप के बारे में आप बात ही मत करिएगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस आप ही एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक, दूसरे से तीसरे पे एग्जामिनर को ले जाएंगे। इसलिए अपने टॉपिक्स और अपनी चीज़ों को सोच समझ के बोलिए, ठीक है। उसके बाद जॉब जॉब का क्वेश्चन ये बनता है कि आपकी अच्छा पिछली जॉब यहाँ थी, आपने वो जॉब आप क्यों छोड़ के आप इस तरह के एग्जाम्स या सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स देना क्यों प्रेफर करना चाहा। तो लोग क्या करते हैं, वो रटाया जवाब कि हम लार्जर गुड ऑफ पीपल को केटर करना चाहते हैं, लार्जर इंटरेस्ट के लिए काम करना चाहते हैं। ये सही है, एक्सेप्टेबल है, नथिंग रॉन्ग इन इट। लेकिन अगर आपका कुछ पर्सनल एक्स्ट्रा पर्सनल रीजन, कुछ रीजन है, जैसे एक इंटरव्यू में, मैं नाम नहीं लूंगी, मेरी शादी बिहार में हो गई थी। तो जब मेरे से पूछा गया कि वाई बिहार, बिहार ही क्यों लेना है, तो इस चीज का मेरे पास ये पर्सनल रीजन था। तो आपका अगर ऐसा कोई वैलिड पर्सनल प्रोफेशनल रीजन हो तो आप उसको पुट फॉरवर्ड कर सकते हैं। वो आपसे एकदम हाई मॉरल वैल्यूज स्टैंडर्ड्स की बात नहीं सुनना चाहते, नॉर्मल अपनी चीजों को बताने का तरीका आपको आना चाहिए, ठीक है। इसके बाद एक और चीज होता है गैप ईयर। अगर आपके कॉलेज और आपके सिलेक्शन या इंटरव्यू के टाइम पे गैप ईयर है तो उस गैप ईयर को जस्टिफाई करना आपको आना चाहिए। देखिए बात यह है कि लोग अशेम फील करते हैं अपने गैप ईयर से। गैप ईयर कभी भी अशेम फील करने वाली बात नहीं है। हर साल चाहे वो सिलेक्शन दिला रहा हो या सिलेक्शन नहीं दिला रहा हो, हमें बहुत कुछ सिखा के जाता है, ठीक है। एंड लाइफ इज ऑल अबाउट दिस, सीखने की। मुझे लगता था सिलेक्शन के बाद चीजें बहुत चेंज हो जाती, कुछ चेंज नहीं होती हैं। आप कैसे हैं, आपका लाइफ को देखने का पर्सपेक्टिव कैसा है, ये थ्रू आउट रहता है। वो कभी वो फाइन दिन नहीं आएगा कि हाँ सिलेक्शन हो जाएगा तो फिर आई लिव माई लाइफ लाइक अ प्रिंसेस, मैं ये करूंगी मैं वो करूंगी। जो है आप अभी करिए, ठीक है। तो लाइफ में आदमी को गैप ईयर को कभी भी छोटा नहीं समझिए। इस गैप ईयर को बस आप अच्छे से थोड़ा जस्टिफाई कर लीजिए कि हाँ गैप ईयर था, एक्सेप्ट करिए उसको, बोलिए हाँ इतने साल था सर, मुझे टाइम लगा इस प्रिपरेशन में यहाँ तक पहुँचने में। ये ऐसा तो है नहीं कि एक दिन का एग्जाम है कि हाँ एक दिन में आप, ये एक प्रोसेस, एग्जामिनेशन में मैं इसको एक प्रोसेस कहूँगी जो आपको वो बनाता है जो आप आज हैं, ठीक है। तो और सिलेक्शन के बाद आप लिटरली थैंकफुल रहेंगे उन सारे ईयर में जब आपने तैयारी करी और एक अच्छे इंसान बन पाए, ठीक है। तो उसको जस्टिफाई करना, गैप ईयर में अशेम फील मत करिए, उसके बारे में बात करके उसको जस्टिफाई करिए, ठीक। इन चीज़ों के बारे में मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग, जैसे एग्जामिनर या इंटरव्यूअर आपको बेहतर तरीके से समझ सके, इनके लिए ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। जैसे पिछले वीडियो में हमने नेटिव प्लेस, होम डिस्ट्रिक्ट, इन सब चीज़ों के बारे में बात करी, इस वीडियो में ये सारी चीज़ें थी। साथ ही मैं कुछ इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में यहाँ सिर्फ आपको एक ओवरव्यू देना चाहती हूँ, क्योंकि ये करंट अफेयर्स मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में आपके क्वेश्चंस क्या पूछे जा रहे हैं इसके बारे में बहुत इफेक्ट करेगा। और आपको इसकी बेसिक नॉलेज एज वेल एज एनालिटिकल नॉलेज होनी चाहिए कि आपको एक सिचुएशनल पर्सपेक्टिव में भी आप इसको बता सकें, ठीक है। जैसे रोहिणी कमीशन है, इसमें बेसिक आपको क्या कैसे पढ़ना चाहिए रोहिणी कमीशन जैसे, ठीक, कि जस्टिस रोहिणी के नाम से कमीशन था, वो चेयरमैन इस कमीशन को लीड कर रही थी। जस्टिस रोहिणी कौन थी, ये दिल्ली हाई कोर्ट की जज हैं, जस्टिस थी, रिटायर्ड जस्टिस थी। उसके बाद ये कमीशन क्यों बना है, ये ओबीसी, इस कमीशन का मेन काम क्या है, दो काम है इस कमीशन का। एक तो है कि ओबीसी की जो लिस्ट है, 2600 ओबीसी हैं, प्रकार के ओबीसी हैं, उनकी जो लिस्ट है उसमें सुधार करना, कहीं डुप्लीकेशन हो गया हो या बाकी चीजें हो,
पहला काम तो उसका सुधार करना था। दूसरा काम क्या था कि ये बहुत सारे सर्वेज और देखा गया है कि सिर्फ 25% के आसपास ही ओबीसीज रिजर्वेशन का फायदा उठा पाते हैं। तो उसी रिजर्वेशन को इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूट करने का, रिजर्वेशन के बेनिफिट के लिए ये कमीशन बनाया गया। इस कमीशन को आप इस तरह से भी बता सकते हैं कि सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसी के लिए ये कमीशन था। ठीक है, अब ये अगर ये उस समय न्यूज में होगा, क्योंकि अभी इस रिपोर्ट इसकी बताई मतलब पब्लिक नहीं आई है, अगर उस टाइम पे आती है तो आपको ये ओबीसी के बारे में बेसिक चीजें, मंडल कमीशन हॉल, थोड़ा थोड़ा चीजें पढ़नी पड़ेंगी। प्लस बिहार के लिए इम्पोर्टेंट क्यों हो रहा है, बिहार में हो रहा है कास्ट सर्वे। ठीक, तो अगर आप बीपीएससी का इंटरव्यू दे रहे हैं तो ये सारी इस तरह के कमीशन आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद एक और इशू है जो कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, मणिपुर इशू। इसके बारे में चर्चा, मणिपुर या नॉर्थ ईस्ट का कोई भी इशू हो उस टाइम पे या अभी के न्यूज में है, इस पे चर्चा इंपॉर्टेंट इसलिए होती है कि उसी से नो कॉन्फिडेंस मोशन का टॉपिक शुरू होता है। ठीक है, तो मणिपुर इशू में आपको लोकेशन, सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के, उनके क्या क्या इश्यूज हैं, कैसे आप उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं, ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट किस इशू पे है। ठीक है, इन सब चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए। नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में बेसिक जानकारी कि नो कॉन्फिडेंस मोशन एक पार्लियामेंट्री प्रोसेस है, ये सिर्फ लोकसभा में होता है, 50 से मेंबर या उससे अधिक के रिटन उस पे नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव किया जा सकता है। तो पहला नो कॉन्फिडेंस किसके टाइम आया, मैक्सिमम नो कॉन्फिडेंस किसके टाइम आया। ठीक है, ये सब बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। नो वायलेंस है, सिर्फ नो वायलेंस नहीं, मैं बोलूंगी किसी भी तरह का कम्युनल वायलेंस। ठीक है, इसके से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं या सिचुएशनल क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे अगर आप कहीं के, आपको इमेजिनरी सिचुएशन दे सकते हैं कि आप पोस्टेड हैं किसी डिस्ट्रिक्ट में, वहां पे इस तरह का वायलेंस अगर हुआ तो आपके इमीडिएट स्टेप क्या होंगे या लॉन्ग रन में आप क्या करना चाहेंगे। ठीक है, इस तरह से देखिए, मैं सिर्फ आपको टॉपिक दे रही हूँ ताकि आप क्वेश्चन सोच सके कि अच्छा ऐसे बन सकते हैं। और मैं हर वीडियोस में कोशिश करूंगी कुछ इंपॉर्टेंट जो मुझे लगता है इस हफ्ते के करंट अफेयर्स के टॉपिक में, जिसके बारे में आपको थोड़ा बेसिक जानना होगा, उसके बारे में डिटेल दे दूंगी। अगर आपको लगता है कि इन्हें बेटर तरीके से बताऊं, पढ़ाऊं, तो उसके लिए प्लीज आप कमेंट में बताइए कि आपको किस तरह की हेल्प चाहिए इन वीडियो से। इसके बाद आता है युगे युगीन भारत। इसको मैंने क्यों चुना है, क्योंकि ये फ्रांस के कोलैबोरेशन से, अच्छा आपको पता है ना युगे युगीन भारत क्या है, ये एक म्यूजियम है जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट म्यूजियम, और ये बन रहा है अपनी न्यू दिल्ली में। ठीक, ये फ्रांस के कोलैबोरेशन से बन रहा है, मतलब फ्रांस और इंडिया की कल्चरल टाइज को ये रिप्रेजेंट करेगा। ठीक, इसके बाद इससे एक क्वेश्चन हो जाता है कि सबसे लार्जेस्ट म्यूजियम अगर युगे युगीन भारत है तो उससे पहले वाला कौन सा था, ये पढ़ लीजिए। दिल्ली में और कौन सा म्यूजियम था जिसको ये रिप्लेस कर रहा है। इसी तरह मिसिंग वुमेन रिपोर्ट, मिसिंग वुमेन रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट को आप यूज जब आप ऐसे किसी क्वेश्चन में हो, पीटी मेंस, मतलब मेंस और इंटरव्यू दोनों के लिए मैं बता रही हूँ कि वुमेन एट्रॉसिटीज पे क्वेश्चन आ रहा है, वुमेन एम्पावरमेंट पे कुछ लिखना है, तो इस रिपोर्ट का आप यूज कर सकते हैं। 2019 से 21 तक के मिसिंग वुमेन के बारे में, मिसिंग गर्ल एज वेल एज वुमेन के बारे में रिपोर्ट है, जिसमें एमपी टॉप पे है। ठीक है, ये बेसिक चीजें मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि इंटरव्यू में कब क्या किस चीज की जरूरत पड़ जाए आप नहीं बता सकते हैं, तो थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप और कुछ चाहते हैं इन वीडियो से कि अच्छा इस तरह से बोला जाए या इस तरह मेरा डैफ है, इसके बारे में क्वेश्चन शेयर किया जाए, तो प्लीज आप कमेंट करके बताइए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।